योग गुरु बाबा रामदेव बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के फैन हो गए हैं। एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि बिहार में तेजस्वी सही योग कर रहा है। उस लड़के को सुनने के लिए लाखों लोग आ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए। रामदेव ने बिहार की राजनीति पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमने लालू यादव और नीतीश कुमार सबको योग करना सिखाया है। उन्होंने कहा कि योग सबको करना चाहिए। लालू यादव भी योग करते हैं, लेकिन बीच बीच में थोड़ा गलत योग करने लगे। बाबा रामदेव ने कहा कि आजकल तेजस्वी यादव सही योग कर रहा है। बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद पूर्व डिप्टी सीएम जन विश्वास यात्रा पर हैं। जिलों का दौरा कर जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत और सरकार के खिलाफ वो हल्ला बोल रहे हैं। यात्रा के दूसरे चरण में वो बुधवार की शाम माधेपुरा पहुंचे। वो आज यहां रोड शो करेंगे। सुबह 9 बजे जिला सर्किट हाउस में वे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। उसके बाद रोड शो शुरू होगा। तेजस्वी सबसे पहले बीपी मंडल चौक, भूपेंद्र चौक, पुरानी बाजार, मस्जिद चौक, थाना चौक, सुभाष चौक, कर्पूरी चौक होते हुए मठाही की ओर जाएंगे। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा के तहत बुधवार की शाम माधेपुर पहुंचे। परतघट से माधेपुरा सीमा में प्रवेश करते ही राजद नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। माधेपुर में उन्होंने शरद यादव के आवास पर पहुंचकर उनको श्रद्धांजलि दी। बाइडेन के डॉक्टर बोले, प्रेसिडेंट बिल्कुल फिट, आगे भी राष्ट्रपति की ड्यूटी निभा सकेंगे। यादाश्त और बढ़ती उम्र को लेकर सवाल उठ रहे थे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की हेल्थ को लेकर सवालों के बीच उनके डॉक्टर का कहना है कि प्रेसिडेंट बिल्कुल फिट है और वो आगे भी राष्ट्रपति की ड्यूटी निभा सकेंगे। 81 साल के बाइडेन का मैरीलैंड के वॉटर रीड नेशनल मिलिट्री मेडिकल सेंटर में बाइडेन का एनुअल चेकअप हुआ। ये 2.5 घंटे तक चला। चेकअप के बाद डॉक्टर केविन ओ कोनो ने कहा कि बाइडेन राष्ट्रपति के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए बिल्कुल हेल्दी हैं। फरवरी 2022 में भी व्हाइट हाउस के पूर्व चिकित्सक प्रतिनिधि रोनी जैक्सन समेत 37 सांसदों ने औपचारिक पत्र लिखकर बाइडेन को औपचारिक संज्ञानात्मक जांच से गुजरने की मांग की थी। न्यूज के नए सर्वे से पता चला कि 62% अमेरिकी मतदाताओं ने माना है कि वे राष्ट्रपति बाइडेन के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर चिंतित है। 22 फरवरी को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सबसे बड़े विरोधी एलेक्सी नवलनी की मौत के 6 दिन बाद बाइडेन ने उनकी पत्नी यूलिया नवलिया और बेटी दाशा नवलिया से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने नवलनी की पत्नी यूलिया को योलांडा कह दिया। यूएन में भारत बोला, पाकिस्तान खून में डूबा हुआ देश, उसे भारत के खिलाफ बयान देने का अधिकार नहीं। पाक ने कश्मीर लद्दाख का मुद्दा उठाया था। यूएन में भारत ने कहा कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो खून में डूबा हुआ है। दरअसल पाकिस्तान ने एक बार फिर कश्मीर का मुद्दा उठाया था। भारत ने अपने राइट टू रिप्लाई का इस्तेमाल करते हुए जिस देश में अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न संस्थाएं करती हो और जिनका मानवाधिकार रिकॉर्ड वास्तव में खराब है, उसे भारत के खिलाफ बयान देने का अधिकार नहीं है। बुधवार को जेनेवा में हो रहे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यूएनएससी के 55वें सेशन के हाई लेवल सेगमेंट में फर्स्ट सेक्रेटरी अनुपमा सिंह ने कहा, हम उस देश पर और ज्यादा ध्यान नहीं दे सकते जो दुनिया भर के आतंकियों को पनाह देता है। ऐसा देश जो लाल रंग में डूबा हुआ हो, उसके अपने लोगों को शर्मिंदगी महसूस होती है कि उनकी सरकार उनके हितों के लिए काम करने में नाकाम रही है। अनुपमा सिंह ने कहा कि पाकिस्तान ने बार बार भारत का जिक्र किया। ये बहुत निराशाजनक है कि परिषद के मंच पर भारत के बारे में खुलेआम झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न हिस्सा है। केंद्र शासित जम्मू कश्मीर में सामाजिक और आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने संवैधानिक प्रयास किए हैं। ये भारत के आंतरिक मामले हैं और इसमें किसी की भी दखलंदाजी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। एमपी में शुरू होंगे बिजली सिंचाई समेत 17,500 करोड़ के प्रोजेक्ट। जिला मुख्यालय और हर विधानसभा क्षेत्र में मेगा इवेंट आज। ऑनलाइन जुड़ेंगे पीएम मोदी।
लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के पहले आज गुरुवार को मध्य प्रदेश में लोकार्पण और शिलान्यास का मेगा इवेंट हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत विकसित मध्य प्रदेश कार्यक्रम में 17,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शाम 4 बजे वर्चुअली लोकार्पण भूमि पूजन करेंगे। इनमें सिंचाई, बिजली, सड़क, रेल, कोयला उद्योग से जुड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं। साइबर तहसील परियोजना का शुभारंभ होगा। सभी जिला और विधानसभा क्षेत्र के सबसे बड़े नगरीय मुख्यालयों में ये कार्यक्रम होंगे। मुख्य कार्यक्रम राजधानी भोपाल के लाल परेड मैदान में होगा। यहाँ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव समेत मंत्रिमंडल और बीजेपी पदाधिकारियों की मौजूदगी रहेगी। भाजपा ने सभी जिला अध्यक्षों, मोर्चा और प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों से कहा है कि अधिक से अधिक संख्या में इस कार्यक्रम में भागीदारी करें। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को कार्यक्रम के दौरान लाइव संबोधन सुनने के लिए आमंत्रित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। इन परियोजनाओं में रतलाम में औद्योगिक पार्क, मुरैना जिले के सीतापुर में मेगा चमड़ा, जूते एवं सहायक उपकरण केंद्र, इंदौर में परिधान औद्योगिक पार्क, मंदसौर और धार जिले में औद्योगिक पार्क पीथमपुर को अपग्रेड करने का प्रोजेक्ट शामिल है। छत्तीसगढ़ के पुरातत्ववेत्ता पद्मश्री अरुण कुमार शर्मा का बुधवार रात को निधन हो गया। 92 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। अरुण शर्मा वही शख्स है जिनकी मांग पर अयोध्या में राम जन्मभूमि पर खुदाई करवाई गई थी। उन्होंने ही खुदाई में मिले अवशेषों के रिसर्च के आधार पर कोर्ट में मंदिर होने के सबूत पेश किए थे। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर वे बहुत खुश थे। उनकी आखिरी इच्छा थी कि वे रामलला के दर्शन करें, लेकिन सेहत खराब होने के चलते वे नहीं जा पाए। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ की समृद्ध विरासत और पुरातात्विक संपदा को सामने लाने में इनका बड़ा योगदान है। ऐतिहासिक स्थल सिरपुर और राजी में उन्होंने पुरातात्विक उत्खनन के जरिए प्राचीन छत्तीसगढ़ के इतिहास के कई अनछुए पहलुओं को उजागर किया। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर अरुण शर्मा की मांग पर ही खुदाई करवाई गई थी। उन्होंने ही खुदाई में मिले अवशेषों की रिसर्च के आधार पर मंदिर होने के सबूत कोर्ट में पेश किए। यही सबूत फैसले का प्रमुख आधार बने थे। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर वे बहुत खुश थे। उनकी आखिरी इच्छा थी कि वे रामलला के दर्शन करें, लेकिन सेहत ठीक नहीं होने के कारण उनकी ये इच्छा अधूरी रह गई। 2027 में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप बीजिंग में ग्लासगो में आयोजित वर्ल्ड एथलेटिक्स परिषद की बैठक में लिया गया फैसला। चीन के बीजिंग में 2027 में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। वर्ल्ड एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप 1 से 3 मार्च से पहले ग्लासगो में आयोजित 234वीं वर्ल्ड एथलेटिक्स परिषद की बैठक में ये निर्णय लिया गया है। बैठक में पहले इतावली एथलेटिक्स महासंघ ने रोम की दावेदारी को वापस ले लिया, जिसके बाद बीजिंग के लिए रास्ता साफ हो गया। इटली की सरकार ने पैसे देने से मना कर दिया, जिसके बाद इतावली एथलेटिक्स महासंघ ने दावेदारी से अपने हाथ पीछे खींच लिए। चीन दूसरी बार वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कर रहा है। इससे पहले 2015 में चीन में इसका आयोजन हो चुका है। वहीं चीन में अगले साल नानजिंग में वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की भी मेजबानी कर रहा। 2008 में चीन ने बीजिंग में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और 2022 में शीतकालीन खेलों की मेजबानी की। वर्ल्ड एथलेटिक्स के अध्यक्ष वेस्टियन कोए ने एक बयान में कहा है कि ये दुनिया के सबसे बड़े वाणिज्यिक बाजारों में से एक में हमारे खेल और प्रशंसक आधार को बढ़ाने का एक बड़ा अवसर है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप और ओलंपिक गेम्स में जेवलिन में गोल्ड जीतने वाले नीरज चोपड़ा ने पिछले साल ज्यूरिख में डायमंड लीग के 2027 के लिए बोली लगाने का दावा किया था। नीरज ने ज्यूरिख में डायमंड लीग के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत की वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी की संभावना के बारे में पूछे जाने पर नीरज ने कहा था, भारत 2027 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी की बोली लगाने जा रहा है। मैं भारतीय फैंस से अनुरोध करूंगा और मुझे उम्मीद है कि भारी संख्या में लोग उस टूर्नामेंट को देखने के लिए आएंगे। राजभवन से टकराव में सभी वीसी रजिस्ट्रार का वेतन रोका। बैठक में शामिल नहीं होने पर के पाठक ने की कार्रवाई। बैंक अकाउंट फ्रीज।
बिहार के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति के खिलाफ शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक ने बड़ी कार्रवाई की है। बिहार के सभी कुलपतियों का वेतन रोक दिया गया है। संस्कृत विश्वविद्यालय के कुल सचिव को छोड़कर सभी कुल सचिवों का भी वेतन रोक दिया गया है। मगध विश्वविद्यालय और संस्कृत विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक को छोड़कर सभी विश्वविद्यालय के एग्जाम कंट्रोलर का वेतन रोका गया है। यही नहीं, आईएएस के पाठक ने पूछा है कि काम सही से पूरा नहीं करने पर आप पर एफआईआर क्यों नहीं की जाए। शिक्षा सचिव वेदनाथ यादव ने सभी विश्वविद्यालय के कुलपति और कुल सचिव को पत्र लिखा है। विश्वविद्यालय की लंबित परीक्षा की समीक्षा को लेकर मीटिंग बुलाई गई थी। राजभवन ने कुलपतियों को शिक्षा विभाग की बैठक में जाने की अनुमति नहीं दी थी। राजभवन की रोक के कारण कुल सचिवों और परीक्षा नियंत्रकों में कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के कुल सचिव व परीक्षा नियंत्रक तथा मगध विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक को छोड़कर सभी ने आने से परहेज किया था। अब के पाठक ने बैठक में अनुपस्थित सभी अधिकारियों से शोकाज किया है। के पाठक के इस एक्शन के बाद अब राजभवन और शिक्षा विभाग के बीच फिर से तकरार बढ़ा है।